अगले विषय पर बढ़ा जाए। फ्रेडरिक नीशा, जो 19वीं सदी के एक प्रसिद्ध फिलोसोफर और कवि थे, उन्होंने कहा था कि कभी कभार लोगों को सच नहीं सुनना होता क्योंकि उन्हें अपने भ्रम नहीं तोड़ने। लोग जो एक पीड़ाजनक सच कभी नहीं सुनेंगे उससे अपनी आंखें मोड़ लेंगे। यदि उनको कुछ गलत दिख भी जाए तो अगले दिन उसे भूल जाएंगे। पर जो एक झूठ है जो उनको आश्वासन देता है और खुशी देता है कि दुनिया अच्छी है और भोली है, वो उसके पीछे ही हमेशा लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। पर सच तो ये है अफसोसजनक कि ये जो दुनिया है ये नियमों और शब्दों पर नहीं चलती। ये साइंस और सिंबल्स पर चलती है, चिन्हों पर चलती है, जैसे कन्फ्यूशियस चीन के एक फिलोसोफर ने कहा था। आप देख सकते हैं हमारे जो विश्व के हमारे जो दुनिया के सारे जो चिन्ह हैं प्रसिद्ध, वो एक दूसरे से ऐसे इस तरीके से मेल खाते हैं। ये जैसे आपने 322 देखा स्कल्स एंड बोन्स। उसके अलावा हम जो भी सर्विसेज का उपयोग करते हैं ये इन लोगों द्वारा ही नियंत्रित की जाती है आजकल, और इनके चिन्ह ऐसे होना केवल एक इत्तेफाक नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे उनको एक अलग ज्ञान था। उनको ये ज्ञान था कि हमारे जो पृथ्वी और कुदरत के नियम हैं, चाहे वो हमारे ब्रह्मांड के हो या हमारे आसपास के प्लैनेट्स के हो, उन नियमों पर हमारी पृथ्वी चलती है और उनका यदि हम ऊर्जा का उपयोग करें तो हमारा काम सफल होगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम अपने घरों में अक्सर चिन्ह बनाते हैं, चाहे कोई धर्म के हो। कोई अपने घरों पर स्वास्तिक बनाता है, कोई अपने घरों पर येन यांग बनाएगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें ये बताया गया था कि चिन्ह बनाने से एक तरीके की मदद मिल सकती है ऊर्जा में। यदि एक अच्छा चिन्ह बनाए, यदि एक अच्छी तस्वीर हम अपने घर में लगाए तो हमारा वातावरण जो है वो एक सकारात्मक और अच्छा सा वातावरण बनेगा। इसी तरीके से अलग अलग चिन्हों का उपयोग इस तरीके से किया जाता है कि वो चिन्ह से रिलेटेड जो भी ऊर्जा है वो हम पर असर करेगी। सैटर्न का जो नॉर्थ पोल है वो एक हेक्सागोनल शेप में रहता है, और उसका साउथ पोल जो है वो इस तरीके से एक आँख के शेप में है। आप देख सकते हैं कि कैसे इन शेप्स का, इन आकारों का उपयोग हमारे आसपास किया जाता है हमारे धर्मों में और काफ़ी देशों के, जैसे फ्लैग जो है इसी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सैटर्न की ऊर्जा जो मानते हैं वो उनके अपने ज्योतिष के नियमों के अनुसार उसको अपने अंदर लाना चाहते हैं। इसी तरीके से इज़राइल में जो एल है, ये जो एल जो है ये भी एक भगवान का नाम है। सारे नाम जो है रैंडम नहीं रहते, कोई ना कोई सोच समझ से सारे नाम बने होते हैं। तो एल जो है इसका भी ताल्लुक सैटर्न से आता है। इसी तरीके से जो कम्युनिस्ट लोग अपना जो चिन्ह बनाते हैं वो भी सैटर्न पर आधारित है एक तरीके से। आप देख सकते हैं सैटर्न को जो पौराणिक लोग हैं इस अंक से, इस अक्षर से डिनोट करते हैं। हमारा अमूल भी काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई देता है कि इसी पर आधारित है। शायद इसका कार्य यही था कि हमारे देश में वेस्टर्न तरीके की गौशाले लाए, हमारे देश में पैस्चराइज मिल्क और इस तरीके का नए संशोधन जो लाए जाए। ये हमारे पौराणिक लोगों को हर जगह, हर देश में, अलग अलग देशों में यही ज्ञान से वो अपने चिन्ह बनाते थे, और किसी प्रकार से वो या तो उससे संदेश देते थे या तो उसका इस्तेमाल करते थे। त्रिशूल जो है भारत, नेपाल, पेरू जो साउथ अमेरिका में आता है, और ये ग्रीस में दिखे गए हैं, और भी कई देशों में देखे गए हैं। हम जो मानते थे कि इन देशों में एक दूसरे से संपर्क नहीं है, पर ऐसा जब हम देखते हैं इतिहास को, आर्कियोलॉजी को, तो ऐसा नहीं लगता। अब देखा जाए तो काफ़ी हमारे ढांचों में कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है जो हम आधुनिक विज्ञान से समझा नहीं सकते। जैसे अलग अलग देशों के, दुनिया के दूसरे कोने पर सेम ही तकनीक इस्तेमाल की गई है, एक ही तकनीक इस्तेमाल की गई है बिल्डिंग को बनाने में। इसी तरीके से एक नास्का लाइन देख सकते हैं आप। ये नास्का लाइन जो हज़ारों सालों पहले बनाई गई है, इसको केवल आकाश से देखा जा सकता है। आखिर किसके लिए बनाई थी इन लोगों ने, जो केवल आकाश से देखी जा सकती है। इन लोगों के जो चिन्ह हैं एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं, चाहे ईस्टर आइलैंड हो जाए या हमारा मोहनजोदारो हो जाए। हमारे पूर्वजों ने ये भी ध्यान दिया है कि जो भी इनके स्ट्रक्चर हो वो कोई ना कोई तरीके से हमारे दुनिया या तो हमारे आसपास के जो हमारा ब्रह्मांड है उससे तालमेल में हो। जैसे अलग अलग पिरामिड, अलग अलग ढांचे हमारे दुनिया के जो इक्वेटर है उसके लाइन पर ही लाइन करते हैं। ये इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर की मैं बात कर रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है जो ये लिंक से आप देख सकते हैं। इसका नाम है रेवलेशन ऑफ द पिरामिड्स। इसके अलावा
हमारे जो पूर्वज थे उनको ऐसा भी विज्ञान था कि वो अपनी सेहत का पूरा अपने आप में ध्यान रखते थे। बिना कोई बड़े बड़े अस्पताल, बिना कोई वेंटिलेटर मशीन या ऐसे उपकरणों के वे लोग सर्जरी करने में भी सक्षम थे, जैसे सुश्रुत जी हमारे यहाँ बता रहे हैं। वे अपने आप को ठीक करने में सक्षम थे और स्वस्थ रखने में सक्षम थे, जैसे यूनानी हो या आयुर्वेद हो जा। का वर्णन केवल एक रसायन के मेल जैसा नहीं बताया गया है, बल्कि ऐसा कहा गया है कि हमारा शरीर एक ऊर्जा का केंद्र है और इसको केवल भौतिक रूप से नहीं देखा जा सकता। यदि इसका सही उपयोग करना है, इसको तंदुरुस्त रखना है, तो हमें इसकी ऊर्जा के बारे में समझना होगा और जानना होगा। इसी के अनुसार सारे जो पद्धति है वो बने हैं। पूरे विश्व के पौराणिक लोग ऐसे ढांचे बनाते थे जो आधुनिक तकनीक से भी बनाने बहुत कठिन है। तो आखिर उनके पास क्या तकनीकें थी जिससे वो बनाते थे? उसके अलावा ये गणित के रूप में भी बहुत शानदार होते थे। ये या तो तारों से अलाइनमेंट में रहते थे, या तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, या एक दूसरे से ज्योमेट्रिक शेप्स बनाकर आकार बनाकर एक दूसरे से एकजुट रहते थे। कभी कभार बड़े बड़े ढांचे पृथ्वी के ऊपर बना दिए जाते थे, नहीं तो बड़े बड़े ढांचे नीचे सुरंग में खोद के बनाए जाते थे। हमारे पौराणिक लोग ऐसी तस्वीरें बनाते थे, जैसे ये इजिप्ट का आप देख सकते हैं, मिस्र का, जहाँ पर टैंक, हेलीकॉप्टर जैसे तस्वीरें देखने मिल रही है, जो हम सोच नहीं सकते कि उनके पास थी जानकारी जिसके बारे में। आखिर ये जो स्ट्रक्चर्स की जो हमारी जो कहानी बताई जाती है कि ये किसी के मरने के बाद बस उसका कफन बना दिया गया था, शायद ये झूठी कहानियां हमें बताई गई है। क्योंकि असल में हम जब इस ढांचे को देखते हैं तो ये गणित के रूप में इतने सटीक रूप से बना है कि इसका जरूर कोई और उपयोग किया जाता होगा। इसके अंदर चेम्बर्स बनाए गए हैं, ये पिरामिड्स की बात मैं कर रहा हूँ अभी। इसके अलावा हर ढांचे में कोई ना कोई अलग गणित का उपयोग किया गया है और उस ऐसे कार्य के लिए बनाया गया है जो कार्य हमको अभी पता नहीं है। ऐसे भी शहर मिले हैं जो पानी के नीचे है, जैसे द्वारका में, और जैसे जापान के कोस्ट में या यूरोप में ऐसे शहर मिले हैं जो पानी के नीचे थे। काफी कहानियों में जैसे बता दिया जाता है कि शहर डूब गए थे या ये हो गया था। महाभारत में जैसे द्वारका के बारे में बताया गया, वो सारी कहानियां सच्ची साबित होने लग गई। तो हम जो जानते थे अपने पौराणिक लोगों के बारे में, उस पे एक सीमा आ चुकी है और वो सीमा को हमको तोड़ना आवश्यक है। यदि हम उसको समझे तो हम जान पाएंगे कि हमारे पूर्वज क्या संकेत दे रहे थे और उनके पास कितना ज्ञान था हमसे ताल्लुक में। प्लाज्मा लेबोरेटरी में एनर्जी का जो इमेजेस मिलते हैं, वही इमेजेस ग्रीस में पहले से बना के रखे हैं। कई देशों में, कई जगहों पर ऐसे ढांचे बने हैं जो इंसानों जैसे दिखते ही नहीं। हमारे कई पौराणिक लेखों में, कई तस्वीरों में परग्रहियों का भी वर्णन किया जाता है, पर आजकल हम उसको सीधे सीधे नकार देते हैं। हम जो भी चीज हमारे सोच से परे लगती है उसे हमें नकारने को कहा जाता है, ना कि उसके बारे में सोचने को कहा जाता है। ये मार्स की तस्वीर है जिसपे आप एक चेहरा देख सकते हैं। इसी तरीके से पेंटागन ने एक यूएफओ का वीडियो जो है रिलीज किया ऑफिशियली। ये वीडियो काफी सालों से इंटरनेट पर घूम रहा था, पर इसे झूठा बताया जाता था अभी तक। That's not LNS though, is it? It's not. That is LNS, dude. Well, if there's look at that thing. It's rotating. ये एक जहाज देखिए पानी के पास किस तरीके से चल रहा है। ऐसा कोई भी जहाज हमारे आधुनिक जगत में अभी तक बताया नहीं है पब्लिक को। Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. ये एक अकेला वीडियो भी यूएस के ऑफिशियल पेंटागन द्वारा जो रिलीज किया गया है, बहुत बड़ा एक सवाल हम पर पैदा करता है कि क्या मानव जाति के पास ऐसी आधुनिक तकनीकें हैं, टेक्नोलॉजी, ऐसे जहाज को बनाने की तकनीकें हैं जो केवल सेनानियों के पास है और हमें बताया नहीं गया।
केवल इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो, यदि हम इस तकनीक को अपने आम जीवन में इस्तेमाल करें तो हमारी पूरी दुनिया कितनी अलग हो सकती है और हमारा ट्रैवल कितना आसान हो सकता है। या फिर दूसरे तरफ एक दूसरा विचार है कि क्या परग्रही या ऐसे अलग अलग दुनिया के अलग अलग जाति पृथ्वी पर आते हैं और वो ऐसी तकनीक का इस्तेमाल, पर कहीं ना कहीं ये जो पुरानी, जो मैंने पिरामिड्स में आपको मैथमेटिक्स बताई, ये जो हमारे आधुनिक आर्किटेक्चर या इसमें नहीं दिखाई देती, पर थोड़े जगहें हैं जहाँ पर ये दिखाई देती है। जैसे ये फ्रांस में हो गया, लूव्र करके एक जो स्ट्रक्चर है, या फिर अलग अलग मेसोनिक टेम्पल्स होते हैं, ये अलग अलग चर्चेज में काफ़ी जो फ्री मेसन्स और जेसुइट और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन रहते हैं, वो अभी भी ऐसे ही ढांचे बनाते हैं और ऐसे ही गणित इस्तेमाल करते हैं जो पुरातन समय में इजिप्ट में इस्तेमाल किए गए थे। यानी ऐसा हो सकता है कि अभी तक ये पुराना जो ज्ञान है वो कुछ चंद लोग अपने साथ संभाल कर रखे हैं और किसी और को वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी और को उतना ज्ञान आए ना जितना उनके पास हो। इसलिए हर जगह जो है हमारा जो इतिहास है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है धीरे धीरे, हमारे बिना उसको जाने। ये इजिप्ट में एक ऐसा पिरामिड था पुरातन समय से जो केवल एक मीटर की ऊंचाई का था एग्जैक्टली। उस समय हम मानते नहीं थे कि 1 मीटर का इस्तेमाल किया जाता था, पर 1 मीटर ऊंचाई का जब ये स्ट्रक्चर मिला और बाकी मैथमेटिकल इसमें चीज़ें थी तो लोग चौंक गए और इसको पढ़ने लगे, इसकी स्टडी होने लगी। पर अगले साल जब वही वैज्ञानिक वापस आए तो उनको दिखा कि ये स्ट्रक्चर गायब हो चुका था, किसी ने इसको उठाकर गायब कर दिया और उसके जगह एक कंक्रीट या ऐसा ढांचा दूसरा बना दिया। इसी तरीके से हमें पता है कि कितने हमारे जो टेक्स्ट है, पुराने लेख है, स्क्रिप्चर्स है, ग्रंथ है, वो जल गए या तो चुरा लिए गए या कहीं ना कहीं गायब हो गए। अभी भी जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं हमें ये पक्के तौर से पता नहीं होता कि उसके साथ कुछ छेड़खानी की गई। अलेक्जेंड्रिया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हजारों साल पहले जिसको जला दिया गया। इसी तरीके से जब साउथ अमेरिका में मायन लोगों, एस्टेक लोगों के यहाँ जब इन्वेजन हुआ, वहाँ के भी पुराने जो भी ग्रंथ थे उनको जला दिया गया या तो उनको चुरा कर ले गया। ऐसे ही हमें ये भी पता है हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी हमारे देश में, उसमें जब आग लगी तो ऐसा कहा जाता है कि महीनों तक वहाँ पर आग जलते रहे। केवल ग्रंथों के बल्कि ढांचों को भी बर्बाद किया गया। जैसे आप सीरिया में देख सकते हैं, सीरिया, इराक, ये जो इलाका था ये इतिहास से भरा इलाका था, पर आप देख सकते हैं कि पिछले 20 से 30 सालों में यहाँ पर कितनी बमबारी, कितने हमले और युद्ध लड़े गए हैं। 30-40 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक गिनने में आते, पर आज ये सबसे गरीब देश है और इनके लोग बुरी तरीके से युद्ध में लड़ रहे हैं। यहाँ भी जब हमला होता है तो आतंकियों पर नहीं होता, काफी बार तो लोगों पर ही होता है, पर काफी बार बहुत अजीब सी बात है कि पुराने जो ढांचे हैं उन पर हमला होता है। जैसे ये पलमायरा की एक एंशिएंट साइट है, उसको बॉम्ब कर दिया गया। कभी कभार आईसिस, कभी कभार यूएस मिलिट्री या अलग अलग जरियों से एंशिएंट साइट्स को बॉम्ब किया जा रहा है और एंशिएंट जो है तस्वीरें और आर्टिफैक्ट्स को उठाकर चुरा लिया जा रहा है। और ये चीजें बहुत पहले से आई जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं ये ब्रॉन्सविच शहर की है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो RAF जो रॉयल एयरफोर्स थी इंग्लैंड की, उसने ब्रॉन्सविक नाम के शहर पर बहुत घातक बमबारी की, इतनी की पूरा शहर तहस नहस हो गया। इस शहर में अधिकतर जो है महिलाएं और बच्चे रहते थे क्योंकि ये कल्चरल और एक ऐतिहासिक शहर। इस शहर को हमला करने का कोई सैद्धांतिक स्ट्रेटेजिक कारण नहीं था, पर भी इस पर हमला किया गया। ऐसे ही बहुत से शहर हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं worldwar2truth.com। बड़ी घटनाएं हमें इतिहास में कभी पढ़ाई नहीं जाती। हजारों लोग कहीं मर गए थे पर वो हम जानते ही नहीं, पर एक व्यक्ति कहीं मर गया हो तो वो पूरे न्यूज़ में महीनों तक चलते रहता है। इसका कारण भी यही है क्योंकि जो लोग जीते थे दूसरे विश्व युद्ध में या जो लोग जो भी युद्ध में जीते थे उन्होंने इतिहास अपने हिसाब से रच दिया। उन्होंने दूसरा का इतिहास नहीं बताया और उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने खुद क्या किया था और कौन उनको नियंत्रित करता है, कौन उनको चलाता है और कैसे अभी दुनिया आगे बढ़ रही है, ये नहीं बताया। हर क्षेत्र में ये लोग फैले हुए हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। E=mc² जो है ओलेंटो ड प्रेटो ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के पहले लिखा था, पर इनका नाम आपने शायद ही सुना होगा। अलजेब्रा का जो बेसिस है वो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने दिया था, पर इनके बारे में भी शायद आपने सुना नहीं हो। एक और वैज्ञानिक है जिनके बारे में काफी कम सुना जाता है, बल्कि उन्हें
विश्व का काफ़ी प्रसिद्ध और सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक भी माना जाता है, वो है निकोला टेस्ला। इन्होंने कहा था कि जिस दिन विज्ञान भौतिक रूप के जगत के बाहर भी सोचना शुरू कर देगा, उस दिन वो एक ही डेकेड में इतना प्रोग्रेस कर लेगा जितना उसने कई सेंचुरीज में नहीं किया। वाघभट जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र 130 वर्ष से भी अधिक थी और वो एक स्वस्थ व्यक्ति थे। वाघभट जी ने स्वास्थ्य और दिनचर्या से संबंधित सारी जानकारी एक जगह वाघभट संहिता में लिखकर हमें प्रदान करी। इसी वाघभट संहिता का उपयोग आज आयुर्वेद में भी किया जाता है। इसी तरीके से हम सबको पता होगा कि कैसे हमारे दादा दादी के पास हर समस्या का एक जवाब होता था, चाहे वो समाज में हो या चाहे वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो ये प्रश्न हो कि क्या रंग का कपड़ा हम पहने, ये प्रश्न हो कि किस दिन पर हम क्या करें, उनके पास सबका एक जवाब होता था। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इतने बुद्धिमान, वीर और साहसी लोगों के होने के बाद अचानक से एक अदृश्य वायरस ने एक पैंडेमिक महामारी खड़ी कर दी।